अब बारी आती है ऐसे नंबर 500 की। ये एक कैटेगरी का आपका ऐसे है, अच्छा रहता है, पूछते हैं पेपर एग्जाम के अंदर ऑडिट एविडेंस के बारे में। और कब से बोलते आ रहे हैं कि हमको साई लेना है, हमको साई लेना है। हमको साई लेने के लिए बोलता कौन है? ओके, तो हमारा ऐसे 500 बोलता है हमारे को साई लेने के लिए ऑडिट एविडेंस के बारे में। ओके, साई का मीनिंग क्या होता है वो भी एक्सप्लेन करता है। हमको डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्म करने होते हैं प्रोसीजर यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ऑडिटर हैव टू ऑब्टेन द साई इंक्लूड द बोथ फाइनेंशियल एंड द नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसमें दोनों कवर हो जाती है। ओके, कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी या कोई बाहर की इंफॉर्मेशन होगी, यहाँ पर वो भी सारी कवर करते हैं। तो हम परफॉर्म करते हैं प्रोसीजर्स। पहला होता है रैप, जिसको आप बोल सकते हैं हम चेक करते हैं उसका इनहेरेंट रिस्क, IR चेक करते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। फिर आते हैं हम अदर्स के अंदर, इसमें होता है TOC, यहाँ पे हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हैं, इसको आप बोल सकते हैं कंट्रोल रिस्क। तो हमारा IR में हमारा इंटू होता है, जिससे क्या आता है, जिससे हमारा आता है रोमम। इंटू हम करते हैं डिटेक्शन रिस्क, इक्वल टू ऑडिट रिस्क आता है। तो हम यहाँ पे करेंगे डिटेक्शन रिस्क। इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि जो हमारा रोमम आया है IR इंटू CR में, तो हम उतना डिटेक्ट करेंगे बाय सबस्टांटिव दैट कवर द TOD, दैट मीन द वॉचिंग एंड वेरिफिकेशन, जो हमको स्टार्टिंग में सिखाया जाता है। हम ऑडिट जब हम ज्वाइन करते हैं हमारी फर्म को आर्टिकलशिप के लिए। ओके, मैं स्टार्टिंग में मुझे पकड़ा दिया गया था काम, बोरिंग सा काम। देन या फिर क्या होगा, एनालिटिक प्रोसीजर्स। आपने कोई भी चेक नहीं किया फाइनेंशियल, आपने देखा कि ये कंपनी में कितने एम्प्लॉय हैं, 50 एम्प्लॉय हैं, सैलरी के एवरेज 10,000 है। ओके, तो ये आपका 5 लाख रुपया एक्सपेंस पाएगा उसके अंदर। रोज वेरीफाई कर दिया, कुछ भी चेक करने की नीड नहीं है, किसको पे गई, 50 एम्प्लॉय हैं, 10,000 एवरेज सैलरी है, हमको चेक कर लेना फाइनेंशियल के अंदर वहां पे 5 लाख रुपया एक्सपेंस आया हुआ है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स। हम बना रहे हैं रिलेशन बिटवीन द फाइनेंशियल एंड द नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बीच में, जिससे हम वेरीफाई कर रहे हैं हमारे फाइनेंशियल्स को। ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और क्लास में ही लर्न कर लेंगे। ओके, मैनी ए टाइम ए कंपनी मेक यूज ऑफ द वर्क डन बाय ए मैनेजमेंट एक्सपर्ट। जो कंपनी है वो बहुत से एक्सपर्ट को यूज करती है फॉर मेकिंग द फाइनेंशियल। दैट्स लाइक कोई वैल्यूएशन वर्क है, कोई एक्चुअली का वर्क है, इन्वेंटरी वैल्यूएशन करना है, ऐसे बहुत सा काम होता है। तो वहां पर जो कंपनी है वो यूज करती है एक्सपर्ट को। और ध्यान रखिएगा, जो ऑडिटर एक्सपर्ट होता है उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर, यहाँ बात हो रही है मैनेजमेंट के एक्सपर्ट की। सो जो ऑडिटर है वो कैसे उसे काम को इवेल्युएट करेगा, क्या वो पर्सन कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, और कैसे यहाँ पर ऑडिटर एविडेंस लेगा उसके वर्क के बारे में, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऐसे 500 द ऑडिट एविडेंस। दिस इज ए कैटेगरी ऐसे। आइएगा देखिएगा ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस। आइएगा, दिस ऐसे एक्सप्लेन द व्हाट कंस्टिट्यूट द ऑडिट एविडेंस। क्या होता है ऑडिट एविडेंस? इन द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिजाइन एंड परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन द साई। ओके, एविडेंस क्या होता है और हमको क्या परफॉर्म करना है, डिजाइन करना है फॉर द गेटिंग द साई हियर। पहली बात की मीनिंग क्या होता है ऑडिट एविडेंस का? ऑडिट एविडेंस इज द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन टू फॉर्म द ऑडिटर ओपिनियन, जिसको यूज करता है एज ए बेस अपना ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए। ओके, एडवर्स ओपिनियन दे रहा है, डिस्क्लेमर दे रहा है, तो किसी एविडेंस के बेस पे दे रहा होगा, तो उसी को हम बोलते हैं एविडेंस के बेस पर वो अपना कंक्लूजन को फ्रेम कर रहा है। इसमें आती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो हमारे अकाउंट्स के बारे में होगी, या फिर होगी कोई नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दोनों आती है यहाँ पर। द नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस, ओके, हमारे को बोलते हैं कि हमको लेना होता है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिट एविडेंस नीड टू बी sufficient and appropriate. So what do you mean by the sufficient? Sufficient mean the measure of the quality. It measures the quality. Sorry, quantity. Okay. तो आपको जो एविडेंस मिला है वो sufficient है कि नहीं है, उसकी क्वांटिटी प्रॉपर है कि नहीं है. It can be affected by the materiality. ओके, अगर हमारी मटेरियलिटी बढ़ेगी, इसको मैं कम करना होता बोलता हूँ कि अगर मटेरियलिटी लेवल कम होगा, अमाउंट कम होगी, अगर आपके लिए 5,000 मटेरियल है, आपको जो क्वांटिटी होगी आपके एविडेंस की वो बढ़ जाएगी। या फिर रोमम आपका ज्यादा है तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, या फिर
साइज ऑफ द अकाउंट पॉपुलेशन, जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो ज्यादा है, तो आपका जो एविडेंस की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, राइट। ओके, नाउ एप्रोप्रिएटनेस, ये होता है मेजर ऑफ द क्वालिटी, जो आपका एविडेंस है उसकी क्वालिटी कैसी है। पता क्या चला क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, ये डिपेंड करता है कि रेलिवेंस, कि आपने जिस काम के लिए, जिसकी जो आपके दर्शन को वेरीफाई करने के लिए आपने वो एविडेंस लिया है वो कितना फिट बैठता है उसके ऊपर, प्लस उसकी रिलायबिलिटी, कितना उस पर आप विश्वास कर सकते हैं, राइट, इन प्रोवाइडिंग द सपोर्ट फॉर द योर कंक्लूजन फॉर द योर रिपोर्टिंग। ओके, जो रिलायबिलिटी है वो डिपेंड करती है कि जो आपको एविडेंस मिला है वो कितना सोशल है, वो कितना सोशल है यहाँ पर, राइट। बाय एस मीन द कि आपको जो एविडेंस मिला है वो कौन से सोर्स से मिला है, जनरेटेड, एक्सटर्नल और इंटरनल। कंपनी के अंदर बना हो सकता है, कंपनी के बाहर से आया हो सकता है। अगर वो बाहर से आया है तो मोर रिलायबल रहेगा, अगर कंपनी के अंदर बना है तो कंपनी वाले उसमें कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। ओ मीन्स ओरिजिनल, जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होगा वो मोर रिलायबल होगा देन द फोटोकॉपीज। बाय सी मीन्स कंट्रोल, इंटरनल एविडेंस है कोई, कंपनी के अंदर का एविडेंस है कोई, वो मोर रिलायबल कब होगा, व्हेन द रिलेटेड कंट्रोल्स आर मोर इफेक्टिव। ओके, इंडिपेंडेंट या फिर ऑडिटर डायरेक्ट, ऑडिटर को डायरेक्टली मिल चुका है यहाँ पर एनी एविडेंस, वो होगा मोर रिलायबल, अदर देन ऑब्टेनेड इनडायरेक्टली। कोई एविडेंस आया, पहले वो मैनेजमेंट के पास गया, फिर उस मैनेजमेंट ने फॉरवर्ड किया ऑडिटर को, तो उसमें कुछ ना कुछ मिलावट होगी, तो वो कम रिलायबल होता है। अगर आपको डायरेक्टली मिला है ऑडिटर को तो इन दैट केस वो मोर रिलायबल होगा। लेटर फॉर्म, अगर आपको मिला है रिटन डॉक्यूमेंट, वो होगा मोर रिलायबल देन कोई ओरल है, क्योंकि कोई बात बोलकर बाद में वो मुकर जाते हैं, वो मना कर देते हैं कि मैंने तो बोला नहीं था। अगर आपके लिखित में है, पेपर में फॉर्मेट में है, या फिर ऑनलाइन व्हाट्सएप पे चैट है, या फिर कुछ भी ईमेल पे चैट है, वो मोर रिलायबल होता है, राइट। नाउ दैट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वन सोर्स इज इनकंसिस्टेंट with the another one or auditor have doubt over the liability of audit evidence, तो वो क्या करेगा, वो चेक करेगा उसका इंपैक्ट मॉडिफिकेशन के ऊपर, उसकी रिपोर्ट के ऊपर, परफॉर्म करेगा एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स को यहाँ पे, राइट। एग्जांपल लीजिएगा, ऑडिटर ने देखा कि तो सैलरी वगैरह मैनेजमेंट डाल रखी है, तो पूछा कि यहाँ पे एक पर्सन है वो आप पे काम पे आया नहीं हुआ, बट मैनेजमेंट ने फेक दिखाई हुई थी यहाँ पर, कि या मतलब एक्चुअल वो पर्सन है नहीं, फेक सैलरी दिखाई हुई थी। तो मैनेजमेंट ने बोला कि वो तो उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, वो तो आया नहीं। फिर आपने उस डिपार्टमेंट में गए जहां का एम्प्लॉय था, और उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई एम्प्लॉय आता ही नहीं होता, कोई एम्प्लॉय है नहीं ऐसा कोई उस पर्सन के नाम का। यहाँ पे आपको मिल रहा है इनकंसिस्टेंट एविडेंस मिल रहा है, यहाँ पर आपको डाउट आ रहा है लायबिलिटी के ऊपर, तो आपको चेक करना है कि आपकी रिपोर्ट पर क्या इंपैक्ट आ रहा है, और आपको कोई और भी प्रोसेस परफॉर्म करके देखना, क्या पता आप गलत डिपार्टमेंट चले गए हो। ओके, ये आप वेरीफाई कर लीजिएगा। आगे देखते हैं जो हमारे होते हैं प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस। पहला हमारा आता है रैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, देन आते हैं हमारे अदर प्रोसीजर्स, यहां हम लेते हैं IR, देन हमारा आता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इसको हम कंट्रोल रिस्क टेस्टिंग भी बोलते हैं। यहां पर इसको हम इंटू में करते हैं तो हमारा आता है रोमम, देन हम रोमम के इंटू में क्या करेंगे, डिटेक्शन रिस्क, जिससे क्या आएगा, ऑडिट रिस्क। तो हमको कुछ डिटेक्ट करना होगा यहाँ पे, इसको बोलेंगे सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, जो रहेंगे TOD, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, जो आप ऑडिट में स्टार्टिंग में करते हो फॉर्म के अंदर जब आर्टिकलशिप करते हो, दैट इज वॉचिंग एंड द वेरिफिकेशंस, और द सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, सॉरी एनालिटिकल प्रोसीजर। जस्ट लाइक आपने सैलरी देखनी थी किसी पर्सन की, आपने देखा कि कितने एम्प्लॉइज काम करते हैं, 50 काम करते हैं, सैलरी की एवरेज 10,000 है, तो कितना हो गया, 5 लाख रुपए आपको चेक कर लिया आपके फाइनेंशियल के अंदर। तो आपने एक संबंध बनाया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बीच में एंड द नॉन फाइनेंशियल के बीच में, दैट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंड द अमाउंट ऑफ एवरेज सैलरी। आपने चेक कर लिया एक फाइनेंशियल अमाउंट को, दैट इज द योर अकाउंट एक्सपेंस ऑफ दैट सैलरी, राइट। दिस इज द सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स एज पर SA 520। नाउ देयर आर सम मेथड फॉर द ऑब्टेनिंग द ऑडिट एविडेंस। ध्यान दीजिएगा, जो एविडेंस ऑब्टेन करने के मेथड हैं ये दोनों के लिए है, ये TOC के लिए भी है और ये TOD के लिए भी है। ओके, ये दोनों के लिए है। क्या मेथड है,
चलेगा। मैं आपसे पूछता हूं, इंडियन आप किस में ट्रैवल करना पसंद करेंगे, इंडियन रेलवे कोच में और या फिर इंडियन एरोप्लेन के अंदर? इंडियन रेलवे कोच और इंडियन एरोप्लेन। सो आई इंडियन रेलवे कोच और इंडियन एरोप्लेन, राइट। इसमें क्या करना है कि आपने इस क्वेश्चन के लिए आपने जो मेन हेडिंग है वो अच्छे से लर्न करनी है, जो अंदर का कंटेंट है वो कीवर्ड लर्न कर लोगे, इनफ रहेगा। बाकी आप भी खुद की लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। हेडिंग इज मेन है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ऑब्टेनिंग द ऑडिट एविडेंस इन परफॉर्मिंग द कंप्लायंस एंड द सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। यह कंप्लायंस का मीनिंग हो रहा है कि टीओसी की बात हो रही है यहाँ पर। तो टीओसी के अंदर और टीओडी के अंदर आपने कौन कौन से लगाने हैं मेथड फॉर ऑब्टेनिंग द ऑडिट एविडेंस। व्हाट आर द मेथड्स एंड द प्रोसीजर्स ऑफ द ऑब्टेनिंग द ऑडिट एविडेंस। हम क्या बोलेंगे, इंडियन रेलवे कोच और द इंडियन एरोप्लेन। पहला होता है इंस्पेक्शन करना। आप कोई एग्जामाइन कर रहे हैं किसी भी रिकॉर्ड्स को, डॉक्यूमेंट को, मीन्स आप वेरीफाई कर रहे हैं, करेगा उसको फिजिकली वेरीफाई कर रहे हैं बोल सकते हैं। वेदर द, चाहे वो अंदर का हो उस कंपनी का या बाहर का हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, पेपर फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, किसी मीडिया पे हो, या फिजिकल एग्जामाइन कर रहे हैं कैसेट को, तो उसको हम बोलते हैं इंस्पेक्शन। जैसे आप इन टीओसी आप इंस्पेक्ट कर रहे हैं रिकॉर्ड फॉर द एविडेंस ऑफ ऑथराइजेशन की प्रोपोजिशन दिया गया था, उसको आप इंस्पेक्ट कर रहे हैं। ओके, दैट इज इंडियन मीन्स हियर इंस्पेक्शन बाय आई। रिकैलकुलेशन, दैट मीन्स चेकिंग द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड द रिकॉर्ड्स। मीन सिंपली आप चेक करेंगे कैलकुलेशन वगैरह है प्रॉपर है कि, जस्ट लाइक फॉर द डेप्रिसिएशन एंड फॉर द टैक्सेस प्रोविजन एक्सेट्रा। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ये क्या रहता है, एज पर ऐसे 50 रहता है, 505 रहता है। सो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर बाय ए डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम ए थर्ड पार्टी, दैट इज द कंफर्मिंग पार्टी। हमारे यहाँ पर बैलेंस आया हुआ है फाइनेंशियल के अंदर, फॉर डेटर आया हुआ है, फॉर क्रेडिटर आया हुआ है, तो वो बैलेंस एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, उसको वेरीफाई करने के लिए हम एक सेंड करते हैं कंफर्मेशन टू दैट डेटर एंड क्रेडिटर, दैट इज द एज पर ऐसे 505। ओके, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, लुकिंग एट द प्रोसेस ऑफ द प्रोसीजर्स। आप ऐसे खड़े हैं और देख रहे हैं वहां पर, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप खाली होकर देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। बीइंग परफॉर्म बाय द अदर, काम कोई और कर रहा है, आप खड़े होकर ताक रहे हैं, देख रहे हैं। एग्जाम्पल इज द ऑडिटर ऑब्जर्वेशन ऑफ द इन्वेंटरी काउंटिंग बाय द एंटी पर्सनल। काउंटिंग चल रही है, एंटी का बंदा काउंट कर रहा है, आप खाली होकर इसको देख रहे हैं। री परफॉर्मेंस क्या होगा, ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसीजर्स और कंट्रोल दैट आर ओरिजिनली परफॉर्म एज ए पार्ट ऑफ द एंटिटी इंटरनल कंट्रोल। कोई काम जो वेरिफिकेशन होता है उसका कंपनी का इंटरनल कंट्रोल करता था, उसको आप री परफॉर्म कर रहे हैं, जस्ट लाइक बैंक रिकंसिलिएशन। द नेक्स्ट इज अबाउट द एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ये हमने देख लिया ऊपर यहाँ पे सैलरी वाला एग्जांपल। हम संबंध बना रहे हैं एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर, दैट इज द एवरेज सैलरी एंड द नॉन फाइनेंशियल के बीच में, जो हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं। ओके, तो हम इवेल्युएट कर रहे हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कि जो एक्सपेंस जो किया गया सैलरी का, बाय मेकिंग ए संबंध, ए रिलेशन अमंग द फाइनेंशियल डाटा, दैट इज द एवरेज सैलरी एंड द नॉन फाइनेंशियल डाटा, दैट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ओके, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे एज पर ऐसे 520 के अंदर। ना लास्ट इज अबाउट द इंक्वायरी। इंक्वायरी मतलब पूछताछ करना होता है। सो इंक्वायरी कंसिस्ट ऑफ सीकिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ नॉलेजेबल पर्सन, जिसको नॉलेज है, इसको पता है एंटी के अंदर, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल हो, चाहे वो एंटी के अंदर हो चाहे एंटी के बाहर, दोनों इसको पता है, इसको नॉलेज है इस बात की, राइट। इंक्वायरी इज यूज एक्सटेंसिवली थ्रू आउट द ऑडिट। तो हमारी कंप्लीट ऑडिट के दौरान इसको हम यूज करते हैं, चलती रहती है ये वाली बात। कुछ इंक्वायरी होती है लिखित फॉर्म के अंदर और कुछ होती है ओरल हमारे यहाँ पर, राइट। इवेल्युएटिंग द रिस्पॉन्स टू इंक्वायरीज, कोई हमको रिस्पॉन्स मिला तो उसको इवेल्युएट करना भी कोई इंक्वायरी का ही पार्ट होता है, इस प्रोसेस का ही पार्ट होता है। रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरी में प्रोवाइड द ऑडिटर विद द कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस। अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट ने झूठ बोला, झूठी सैलरी दिखाई, एक्चुअल में वहां पे वो एम्प्लॉय है नहीं, वो कहते हैं इसकी मम्मी की तबीयत खराब है तो नहीं है। आपने डिपार्टमेंट में गया, आप डिपार्टमेंट में गए, आपने वेरीफाई किया, वो कहते हैं यहाँ पे वो एम्प्लॉय है नहीं, हमारे अलावा हम सिर्फ हम ही काम करते हैं। दैट मीन्स मैनेजमेंट झूठ बोल रही थी।
तो आपको वहां से जो एविडेंस मिला था उसको वो कोरोबोरेट कर रहा है, पक्का कर रहा है। तो इंक्वायरी एक्ट करती है एज ए कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस, राइट, उसको पक्का करने में काम करती है। सम टाइम रिस्पॉन्स टू द इंक्वायरी प्रोवाइड ए बेसिस फॉर द ऑडिटर टू मॉडिफाई एंड परफॉर्म द एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। तो यहां भी काम आती है। ओके, इसको आपने पढ़ लेना है। जो इंक्वायरी वाला पॉइंट है वो अलग से भी पूछ सकते हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा। सो व्हेन एन इंफॉर्मेशन टू बी यूज एट ऑडिट एविडेंस, सोर्स कौन से रहते हैं? कुछ इंफॉर्मेशन जो एंटी के अंदर बनाई गई है, हमको चेक करना है उसकी एक्यूरेसी, उसकी कंप्लीटनेस चेक करनी है। इवेलुएट करना है द वेदर इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंटली प्रिसाइज एंड डिटेल फॉर द ऑडिटर पर्पस। ओके, इतना ही बात है, उसमें डिटेल में नहीं है, छोड़ भी सकते इस बात को। मेन क्या है इस ऐसे के अंदर? दिस ऐसे इज मेनली अबाउट द एविडेंस। हमको साई लेना होता है। साई का मीनिंग क्या होता है? क्वालिटी क्वांटिटी हमने देख लिया यहाँ पर। सेकंड इज थिंग अबाउट द, ये ऐसे किसके बारे में है? ये है मैनेजमेंट एक्सपर्ट का यूज के बारे में, हमको उसको भी चेक करना होता है। दैट इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड यूजिंग द वर्क ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट। दैट मैनेजमेंट एक्सपर्ट होता कौन है? इट कैन बी ए इंडिविजुअल और ए ऑर्गेनाइजेशन possessing the expertise in a field other than the accounting and auditing। उसके तो हम एक्सपर्ट है ना। So whose work in that field is used by the entity to assist in entity preparing the financial statement। हम एक्चुअली का यूज कर रही है मैनेजमेंट यूज कर रही है इन्वेंट्री का वैल्यू करने के लिए पर्सन को यूज कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट। इवेल्युएटिंग द यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, आपको इवेल्युएट करना है। उस पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं अब तक। मेलिंग के बारे में है, जो एक्चुअली होते हैं उनके बारे में है, या फिर इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में होता है। तो सीए नीडल अपॉइंटेड एज ए ऑडिटर ऑफ मैसर्स फैब्रिक लिमिटेड। ड्यूरिंग द ऑडिट क्या होता है कि ऑब्जर्व करते हैं कि जो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन है वो एक एक्सपर्ट ने किया गया है, जो कंपनी ने हायर किया था। आपको एनालाइज करना है कि रेलेवेंट फैक्टर्स को, जो डिसाइड करते हैं कि आप उसके काम को एज ए एविडेंस यूज करोगे या फिर नहीं करोगे। पीडेजे लिमिटेड engage an actuary to ascertain the actuarial valuation। अब कंपनी ने हायर किया एक्चुअरी को, एक्चुअरी वैल्यूएशन करने के लिए जो एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान के होते हैं उसका हम प्रोविजन वगैरह बनाते होते हैं यहाँ पर, ग्रेच्युटी एंड लीव एंड कैशमेंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करने के लिए। तो एज द ऑडिटर ऑफ द पीडेजे लिमिटेड यू वुड लाइक टू यूज द रिपोर्ट ऑफ द एक्चुअरी एज ए ऑडिट एविडेंस। तो आप क्या इवेल्युएट करोगे पहले? अगेन इस चीज के बारे में यहाँ पे अगेन लायबिलिटी कैलकुलेट की गई थी। आपको ऑडिटर ने नोटिस किया कि जो रिटायरमेंट एज है वो अडॉप्ट की गई 65 ईयर्स एज अगेंस्ट एग्जिस्टिंग रिटायरमेंट ऑफ द 60 ईयर्स। पहले 60 है, उसको 65 कर दिया गया। तो क्यों बढ़ाया जा रहा है यहाँ पर? किस बेस पे कर रहा है यहाँ पर? वो अपनी इच्छा से नहीं कर रहा, कहीं दिखाने के लिए कर रहा है यहाँ पर ऐसे। उसको इवेल्युएट करना होगा हमारे को। मैसर्स L&K ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम वैल्यूएशन बाय द एक्चुअरी, अगेन इसको हमें चेक करना होगा, हम कैसे डील करेंगे, इसी के बारे में बात की जा रही है, सारी ग्रेच्युटी के बारे में और इन्वेंट्री के बारे में। तो एज पर ऐसे 500 का रेफरेंस देना होगा ऑडिट एविडेंस। व्हेन द इंफॉर्मेशन टू बी यूज एट द ऑडिट एविडेंस इज प्रिपेयर्ड यूजिंग द वर्क ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट, दैट ऑडिटर शैल क्या करेंगे? सी अंडरस्टैंडिंग करेगा। सी क्या करेगा? अंडरस्टैंडिंग करेगा। सी ए अंडरस्टैंडिंग बाय सी मीन्स हमें उस एक्सपर्ट का चेक करना होगा, इवेल्युएट करना होगा कंपिटेंस, कैपेबिलिटीज एंड द ऑब्जेक्टिविटीज, राइट। हमको चेक भी करना होगा उसकी एप्रोप्रिएटनेस ऑफ दैट ऑडिटर वर्क एज ए ऑडिट एविडेंस। क्या उसका हम यूज भी कर पाएंगे एज एविडेंस? नाउ हमको अंडरस्टैंड भी करना होगा उसने क्या काम किया, कैसे किया, क्या उसने अजम्पशन ली अपने वर्क को लेने के लिए, करने के लिए उसने कैसे कैलकुलेट करी अमाउंट वाली, उसके काम को समझना होगा। तो सी अंडरस्टैंडिंग, सी इज कंपिटेंस, ए इज एप्रोप्रिएटनेस एंड द अंडरस्टैंडिंग द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट। इज इट क्लियर? राइट। जो बाकी के नीचे वाले पॉइंट है वो इनके बारे में है। ये वाला पॉइंट सी के बारे में है, ये वाला पॉइंट अंडरस्टैंडिंग के बारे में है, और ये वाला पॉइंट ए के बारे में है, राइट। तो सी पहले क्या करेगा? उसके काम को इवेल्युएट करने क्या करेगा? सी अंडरस्टैंडिंग लेगा। दिस इज क्लियर टू यू? 100% सी अंडरस्टैंडिंग करेगा। हम सी से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सी के बारे में लेने पड़ते हैं कि उसकी जो कंपिटेंस है, कैपेबिलिटीज है, उसको चेक करने के लिए क्या करेगा? उसको चेक करने के लिए ले जाएगा एक ओपीडी के अंदर, डॉक्टर के होते हैं ना ओपीडी, वहां ले जाएगा एक्सपर्ट को, ओपीडी एक्सपर्ट डिस्कस करेगा विद द अदर हु आर फैमिलियर विद दैट एक्सपर्ट वर्क।
डिस्कस करेंगे ऐसे पर्सन से जिसको उस एक्सपर्ट का जो काम है इस फील्ड वाला है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसकी समझ है, राइट, उससे बात करेंगे। या फिर जो हमारा एक्सपीरियंस पहले का है उसके साथ का, क्योंकि लास्ट ईयर भी हम ऑडिट कर रहे थे, लास्ट ईयर भी सेम वर्क यूज किया हुआ, तो हम उसको इवैल्यूएट कर लेंगे, उससे बात भी कर लेंगे ना, डिस्कस भी कर लेंगे। ओके, सो ओपीडी अदर पर्सनल एक्सपीरियंस एंड द बात भी कर लेंगे, डिस्कस भी कर लेंगे। देन एक्सपर्ट, नॉलेज ऑफ दैट एक्सपर्ट, क्वालिफिकेशन। वो कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, तो आपकी डिग्री भी दिखा दीजिए हमारे को। ओके, लास्ट पॉइंट इज ऑप्शनल, पब्लिश पेपर एंड बुक्स, उसने कोई बुक वगैरह लिखी है तो भी देख लेंगे यहाँ पर, राइट। ओके, सी ए अंडरस्टैंडिंग, सी का पढ़ रहे हैं तो क्या करेगा, चेक करने के लिए कंपिटेंस को उसको ले जाएगा ओपीडी के अंदर, एक्सपर्ट को ले जाएंगे ओपीडी के अंदर चेकअप कराने के लिए, उसी कंपिटेंस को चेकअप कराने के लिए ओपीडी में ले जाएंगे। अब बारी आती है सेकंड वाले पॉइंट की, अंडरस्टैंडिंग वाले की। उसी काम को समझना भी है। अंडरस्टैंडिंग कैसे लेने होगा, हमको वेरीफाई करना होगा हम उसको कहां लेके गए थे। ओके, दिस इज नैमी टेक्निक, ध्यान दीजिएगा। हम उसको कहां लेके गए थे, हम ले गए थे ओपीडी के अंदर, डॉक्टर ओपीडी के अंदर। हमको अंडरस्टैंड करना है कि जो उसका ब्लड ग्रुप है वो ट्रिपल ए है, जो उसका ब्लड ग्रुप है वो ट्रिपल ए है यहाँ पर। ओके, व्हाट अजम्पशंस एंड मेथड आर यूज्ड बाय दैट मैनेजमेंट एक्सपर्ट, क्या उसने यूज करी है उस अमाउंट पर आने के लिए, उस जो हमारा एक्चुअली था उसने जो अमाउंट निकाली है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की जो कॉस्ट निकाली है वो किस बेस पे निकाली है, assumption कौन कौन सी ली है। नाउ बाय ए मींस द वेदर दे आर जनरली एक्सेप्टेड विद इन दैट एक्सपर्ट फील्ड, बोलते हैं हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, तो आपको वेरीफाई करना है कि उनके यहाँ ऐसा ही होता है उनके फील्ड के अंदर। एप्रोप्रिएटनेस फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पज, हमारे एज ए एविडेंस के लिए फाइनेंशियल के लिए प्रॉपर है कि नहीं है। तो assumption, acceptance एंड द एप्रोप्रिएटनेस, चेक करना है कि उसका ब्लड ग्रुप है वो ट्रिपल ए है कि नहीं है, कर लिया चेक। लास्ट वाला आता है कि हमारा ए वाला सीए का ए, वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, उसका जो काम है उसको आप एज एविडेंस यूज कर पाओगे नहीं कर पाओगे, कैसे चेक होगा। तो आपको क्रक्स चेक करना होगा, आपको सार चेक करना होगा इस ए के लिए, दैट इज द रेलिवेंस एंड द रीजनेबलनेस ऑफ द एक्सपर्ट फाइंडिंग्स, कंक्लूजंस एंड द वेदर दे हैव एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो रेलिवेंट है कि नहीं है आपके लिए। ओके, जो उसकी फाइंडिंग है, जो उसका कंक्लूजन है वो प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट कर रहा है नहीं किया गया फाइनेंशियल्स के अंदर, इसको वेरीफाई कर लेंगे। वो सार होगा, मतलब जो एंड रिजल्ट आया उसको वेरीफाई कर लेंगे। इफ एक्सपर्ट वर्क इन्वॉल्व यूज ऑफ द सिग्निफिकेंट assumptions एंड मेथड, रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ दोस, जो आपने assumption यूज करी है, कि इसकी बात रिपीट हो रही है, जो आपने यूज करी है, जो आपने मेथड यूज करे वो प्रॉपर है कि नहीं है। इफ एक्सपर्ट वर्क इन्वॉल्व यूज ऑफ द सोर्स डाटा, रेलिवेंस, कंपिटेंस, कंप्लीटनेस एंड द एक्यूरेसी ऑफ सोर्स डाटा, क्योंकि जो हमारा जो डाटा ही गलत होगा तो हमारा रिजल्ट भी गलत होगा। जो आपने डाटा लिया है वो रेलिवेंट है, कंप्लीट है और एक्यूरेट है, ये वेरीफाई करना होगा ना। जो ऑडिटर है हैज टू इवैल्यूएट द वर्क ऑफ द एक्सपर्ट से एक्चुअली बिफोर अडॉप्टिंग द सेम, बिल्कुल करना होगा। इट बिकम मोर क्रूशियल सिंस द LNK ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम वैल्यूएशन बाय द एक्चुअली shows a wide variations compared to last year. Last year 60 ईयर था, अब 55 ईयर्स ले रहे हैं, है ना। किसी की बात कर सकते हैं, लगभग सभी में सेम ही क्वेश्चन है। So no doubt the relevance and reasonableness of the assumptions and method used are responsibility of the expert. उसकी responsibility है कि कौन सा मेथड लगाना है, but the auditor has to determine the whether they are appropriate or not. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको परफॉर्म करने ऑडिट प्रोसीजर उसको वेरीफाई करने के लिए। तो इन गिवन केस क्या हो रहा है कि दैट ऑडिटर मस्ट वेरीफाई द रीजनेबलनेस ऑफ assumptions मेड एंड द मेथड adopted by the actuary in evaluation, just like rate of return on investment, retirement age, number and salary of the employees, etc. Accordingly, the auditor has to satisfy himself that the whether the evaluation done by the actuary can be adopted or not. Otherwise, he may report on his findings for wide variations. Matters that may affect the nature, timing, extent of the procedures adopted in case of the management expert. कितना चेकिंग करना है यहाँ पे, आपको कितना वेरीफाई करना है कि ये प्रॉपर काम करा है नहीं करा है इसने। क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पर कि गैप लिमिटेड possess some the investment for which there is no ready market. तो क्या कर रहे हैं, वो सेस कर रहे हैं फेयर वैल्यू, वो हायर करते हैं एक्सपर्ट को, रिजल्ट ऑफ विच इट कैन यूज इन प्रिपेयरिंग इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बीइंग
एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, स्टेट कीजिएगा मैटर्स जो आपका इंपैक्ट करते हैं कि आपने कितना चेक करना है, हमको चेक करना है कि उसका एक्सपर्ट का काम प्रॉपर है कि नहीं है, कितना करना है, नेचर टाइमिंग एक्सटेंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स दैट शुड बी अडॉप्टेड बाय यू एज ऑडिटर। क्वेश्चन है, दो रिस्क के बारे में है, दो अदर वे के बारे में है, तीन कंट्रोल के बारे में है, दो ओके है, नॉर्मल वाले हैं, दो रिस्क के बारे में है, दो अदर वे के बारे में है, तीन कंट्रोल के बारे में है, दो ओके है जो मतलब नॉर्मल वाले हैं। दो रिस्क के बारे में है कि नेचर एंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर कितना है, उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है, कितना कम्प्लेक्स मैटर है जिसका उसने वैल्यू करी है यहाँ पर, नेचर एंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर, रिस्क के बारे में। रोबम के बारे में, तो रोबम क्या है मैटर का, अगेन दिस इज फॉर द रिस्क, टू रिस्क हो चुके हैं हमारे यहाँ पर। नाउ टू फॉर द अदर वे क्या होगा, हम परफॉर्म अवेलेबिलिटी ऑफ द अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट एविडेंस, क्या हम कोई और एविडेंस ले सकते हैं उसको वेरीफाई करने के लिए, तो अदर वे हो जाएगा। ऑडिटर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट, ये भी हमारा अदर वे हो जाएगा कि पहले एक्सपीरियंस क्या था हमारा, तो दो क्या हो गए हमारे अदर वे हो गए, दो रिस्क वाले हो गए, दो अदर वे हो गए, तीन कंट्रोल वाले हो जाएंगे। एक्सटेंड टू विच मैनेजमेंट कैन एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ओके, मैनेजमेंट कितना कंट्रोल करती है उसे काम को, उस एक्सपर्ट के काम को, अगर मैनेजमेंट उसे काम को कंट्रोल करती है तो मैनेजमेंट हेरा फेरी करेगी, राइट। नेचर एंड एक्सटेंड ऑफ द एनी कंट्रोल विद इन द एंटिटी ओवर द मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क। ओके, क्या नेचर है, क्या एक्सटेंड है ऑफ एनी कंट्रोल का विद इन द एंटिटी ओवर द मैनेजमेंट वर्क। ओके, इस ऊपर वाले पॉइंट में क्या हो रहा है कि मैनेजमेंट कंट्रोल कर रही है उसके वर्क को, यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही है, मींस यहाँ पे वो हेरा फेरी कर सकती है। और यहाँ बात हो रही है कि मैनेजमेंट कितना एक्सरसाइज करती है कंट्रोल उसके वर्क पर, दैट मींस जो वर्क वो कर रहा है वो प्रॉपर है कि नहीं है। पहला मतलब हेरा फेरी के लिए है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट किसके लिए कि वो काम प्रॉपर कर रहा है नहीं कर रहा, मैनेजमेंट ने कंट्रोल लगाया कि जो काम इससे हम वेरीफाई करेंगे ना, जो भी हमारी एक्चुअली हमारी वैल्यूएशन कुछ कर रहा है यहाँ पर, वो हम किसी और से वेरीफाई कराएंगे। ये उस कंट्रोल की बात हो रही है सेकंड पॉइंट के अंदर। Whether the management expert is subject to technical performance standard, ऐसे कोई स्टैंडर्ड वगैरह है उसको कंप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा, उसे कंट्रोल में है कि नहीं है। ओके, तो तीन कंट्रोल वाले हो जाएंगे हमारे, और दो ओके हैं। दो ओके क्या है, नॉर्मल वाले, नेचर स्कोप ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट एक्सपर्ट का उसको देख लेंगे, ऑडिटर नॉलेज एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज, इसको देख लेंगे। ये ओके वाले नॉर्मल पॉइंट होंगे, ऐसे आप इसको आप लर्न कर लोगे, है ना, कर लोगे ना। ओके, हाँ जी, ये बड़ा सारा क्वेश्चन आया, देख लेते हैं। सो ड्यूरिंग ऑडिट ऑफ द टीके होम प्राइवेट लिमिटेड, ए रिकॉग्नाइज एक्सपोर्ट हाउस एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टी शर्ट्स अंडर ब्रांड नेम ऑफ टीके। तो सीए त्रिपति जी यहाँ पर आए हैं वेरीफाइंग करने रिपोर्ट ऑफ रेवेन्यू ऑफ कंपनी फॉर द ईयर दिस। शी हैज वेरीफाइड द ट्रांजैक्शंस एंटर इनटू एक्सपोर्ट सेल्स। गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क किया भी है मैंने। तो उसने वेरीफाई करी यहाँ पर एक्सपोर्ट सेल्स को, अकाउंट मेंटेन्ड इन द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम रेलिवेंट एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। एक्सपोर्ट जो कंपनी ने किया है वो पेमेंट करिए आईजीएसटी के, तो रिफंड भी मिलेगा बाद में आईजीएसटी पे किया है तो, फॉर विच रिफंड ऑटोमेटिकली क्रेडिट द कंपनी अकाउंट आफ्टर द गुड्स शिप्ड। अगर आपने आईजीएसटी पढ़ा है, आपने जीएसटी पढ़ा है तो आपको अच्छे समझ में आएगा ये वाला। ऑन इंक्वायरिंग द फ्रॉम इंटरनल ऑडिट स्टाफ regarding the recognition of the export revenues, she is told that the export sales are recognized for the year on basis of bill of lading। जो bill of lading होता है, what do you mean by the bill of lading? मैं यहाँ पे लिया नहीं, इसके बारे में आपको दिखा देता हूँ मैं, फाइल है यहाँ पे, ये रही फाइल। तो what do you mean by bill of lading? bill of lading जैसे कि अगर आपने जीएसटी नहीं पढ़ा है तो सुन लीजिए इसी बात को। क्या होता है कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, कस्टम रिकवर होता है, हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमको फाइल करना होता है शिपिंग बिल, या फिर आप बोल सकते हैं बिल ऑफ एक्सपोर्ट। हमने कुछ इंपोर्ट किया, ये एक्सपोर्ट के लिए हमने कुछ इंपोर्ट किया तो हमको फाइल करना होता है इंडिया के अंदर बिल ऑफ एंट्री।
जब हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो हमको एक और चीज फाइल करनी होती है, इसको हम बोलते हैं बिल ऑफ लैडिंग। ये क्या होता है कि ये तरह कंफर्मेशन होती है कि हमने उस पर शिप पर गुड्स लोड कर दी हैं, वो जो शिपिंग कंपनी है वो कंफर्मेशन दे रही है कि बिल ऑफ लैडिंग दे रही है। ये हम सेंड कर देंगे हमारे कस्टमर को जो फॉरेन में बैठा है, अमेरिका में बैठा है। जब ये शिप यहाँ पहुंचेगा तो ये शो करेगा कि देखो 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 ये मुझको सामान भेजा गया है, वो सेम बिल ऑफ लैडिंग मेरे पास भी है, ये सामान मुझको भेजा गया है। ये अगेन बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है, ये बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा क्योंकि यहाँ इंपोर्ट हो रहा है। बस वो बिल ऑफ लैडिंग इसने इशू किया है यहाँ पर, वो यहाँ शो करेगा कि सामान मुझको ही भेजा गया है, मैं इसका एक्चुअल ओनर हूँ यहाँ पर, राइट। तो उसको हम बोलते हैं बिल ऑफ लैडिंग। तो इसके बेस पर वो रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पर रिवेन्यू। However, she is not convinced with such a response and feel that the same doesn't appear to be proper. कुछ तो गड़बड़ लग रही है उसको यहाँ पे। She find that the 3 export invoices bearing the date in month of March, 3 इनवॉइस मंथ मार्च के एंड मंथ के, जिसकी वैल्यू 75 लाख रुपए की है, have not recognized in export revenue, रिकॉग्नाइज ही नहीं करे हैं। वो कहते हैं कि जो बिल ऑफ लैडिंग है उनका वो आ रहा है अप्रैल मंथ के अंदर। डिस्कस कीजिएगा व्हाट सोर्सेज शी कैन ऑब्टेन रिलायबल ऑडिट एविडेंस इन दिस रिगार्ड। कैसे लेंगे एविडेंस जी बताइएगा। तो हम क्या करेंगे, हम ऑब्टेन करेंगे रिलायबल ऑडिट एविडेंस बाय गोइंग थ्रू द कि जो रिटर्न कौन कौन जीएसटी की फाइल करी है, आपने रिटर्न में दिखाया हो कितनी आपकी सेल हुई है, तो हम वेरीफाई कर लेंगे जीएसटी पोर्टल पर। और आपने जनरेट किया होगा ईवी बिल, क्योंकि आपके जो गुड्स हैं आपके जो भी आपकी फैक्ट्री से बाहर निकले होंगे, तो आपकी जो फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं तो उसका वही टीओएस होता है, तब भी सेल हो जाती है। अगर गुड्स से मूवमेंट इन्वॉल्व होती है तो अगर आपके वहां फैक्ट्री से बाहर निकले तो तभी आपकी सेल काउंट हो जाती है, तो आपको रिकॉर्ड करनी पड़ती है उसके अंदर, आप जीएसटी में पढ़ोगे इसके बारे में। तो आपका जो ईवी बिल है वो कब बनाया गया है यहाँ पर। शी ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस अबाउट हाउ द कंपनी रिफ्लेक्टेड इट्स एक्सपोर्ट सेल इन द जीएसटी रिटर्न्स। कैसे शो कर रहे हैं, वेदर एक्सपोर्ट सेल्स जो 3 इनवॉइस के बारे में है वो उसमें दिखाई गई, ये वेरीफाई कर लेंगे। ओके उसमें दिखा रखी है लेकिन आप उसको आप पोस्टपोन कर रहे हैं रिवेन्यू को, उसमें दिखाना नहीं रहे हैं, गलत बात है। तो जो आपका ईवी बिल है उसको हम चेक कर लेंगे, तो आपकी मूवमेंट हो रही है आपके प्रीमाइस से बाहर हो रही है यहाँ पर। तो एक्सपोर्ट रिवेन्यू शुड बी बुक एट टाइम ऑफ गुड्स मूव्ड आउट ऑफ द कंपनी प्रीमाइस। ओके हम आप जीएसटी में पढ़ोगी, उसका टीओएस क्या होता है कि जैसे गुड्स फैक्ट्री से बाहर निकले आपके मूवमेंट स्टार्ट हुई तो उसका टीओएस वहीं पर हो जाता है, आपको तब इनवॉइस काटना ही पड़ना चाहिए। दैट इज द लास्ट टाइम टू इशू द इनवॉइस। Company is claiming an IGST refund. Refund is linked to the monthly sales return. This aspect can also be verified. सबको वेरीफाई। तो जो बिल ऑफ लैडिंग होता है इज ओनली डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कैरियर टू शिपर ऑफ गुड्स। वो कंपनी देती है एक्सपोर्ट करने वाले को। दैट गुड्स टेकन ऑन द बोर्ड, कि आपके गुड्स मिल चुके हैं, वो सेंड कर देगा सामने वाले को, जो वहाँ का इंपोर्टर है कंपनी का अमेरिका वाला, वो दिखाएगा कि मुझे गुड्स सेंड किए गए हैं। She should challenge and counter the management assertion on above ground and point out the violation कि आपने गलत किया, क्योंकि आपने जब गुड्स को सेंड किया फैक्ट्री से बाहर निकाला तभी आपको उसको रिकॉर्ड करना चाहिए था, आप उसके बेस पे करें तो आप गलत कर रहे हैं यहाँ पर। हाईलाइटिंग द सच डिजिटल एंड अदर एविडेंस शी कैन चैलेंज द मैनेजमेंट assertion, जो दावा है मैनेजमेंट का वो गलत है यहाँ पर। रिगार्डिंग द कंप्लीटनेस ऑफ एक्सपोर्ट रिवेन्यूज एंड द पॉइंट आउट द एक्सपोर्ट रिवेन्यूज आर अंडरस्टेटेड, कि आपने कम दिखाया गया।